Assalamu alaikum girls. Today's topic is simple linear correlation. The difference between regression and correlation is this, that in regression there is one variable dependent and other is independent. Normally y is used as a dependent variable and x is used as an independent variable. Y depends on variable x in the regression. Correlation, x also depends on y and y depends on x. Both variables depends on each other. Whenever such a situation exists, this is the problem of correlation. In correlation, x depends on y and y depends on x. Both variables depend on each other. The correlation is basically interdependence between two variables. This is simple linear correlation. The simple linear correlation measures the strength of closeness of linear relationship between two variables, x and y. This is the relationship between these two variables. The purpose of simple linear correlation is to determine whether or not two variables are related. Correlation को डिनोट करते हैं R से. R की वैल्यू जो है वो अगर 0 होगी तो इट मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और हम ये कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेट नहीं कर रहे. रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हम एक्स और वाई के को स्टडी करेंगे. अगर उसका कोरिलेशन जो है वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब है नो कोरिलेशन, नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स. और अगर इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहेंगे देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और मे बी कि इसका आंसर नेगेटिव आ जाए. इसका मतलब है कि आपके पास 3 तरह से आर के रिजल्ट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, कोरिलेशन इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. between x and y, और हम इसे कह सकते हैं दिस इज इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस of two variables x and y. और हम कह सकते हैं x and y are related or not. ठीक है, हम इसमें से कुछ भी कह सकते हैं कि कोरिलेशन जो है वो रिलेशनशिप है, रिलेटेड है कि इंटरडिपेंडेंस है. इसको स्टडी करने के लिए हमें आर ही स्टडी करना है. आर के रिजल्ट्स या तो 0 हो सकते हैं या आर का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव कुछ हो सकता है या फिर आर का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव कुछ हो सकता है. ठीक है, कोई भी इसकी वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है. यानी ये पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट कर सकता है और नेगेटिव में भी एग्जिस्ट कर सकता है. अब हम जरा इसकी फिगर्स में देख लें कि किस तरह से इसकी शेप बन सकती है. जब भी आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे, आपने एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे और एक वेरिएबल को वाई एक्सिस पे लिया और आपने स्कैटर प्लॉट बना दिया. ठीक है, अब स्कैटर प्लॉट रिग्रेशन के लिए भी बना रहे हैं हम, कोरिलेशन के लिए भी. अगर इसमें एक वैल्यू इंक्रीज करती है तो दूसरी भी अगर इंक्रीज कर दे, फिर x इंक्रीज किया तो y भी इंक्रीज करती है. जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, x की वैल्यू ज्यादा है तो y की भी ज्यादा है. ये वैल्यू जो है इसमें x भी कम है तो y भी कम है. इस तरह का जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को कहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है. जबकि आपके पास अगर स्कैटर प्लॉट में कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास x की वैल्यू कम है तो y की वैल्यू ज्यादा है. अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर दी तो y की वैल्यू कम हो गई. जैसे कि इस पॉइंट में आपका x कम है और y ज्यादा. जैसे ही हमने इस पॉइंट में के x ज्यादा हो गया और y कम हो गया, इसका मतलब ये है कि ये कौन सी रिलेशनशिप है, कि नेगेटिव रिलेशनशिप है. ठीक है, तो अब एक रिलेशनशिप होता है कि जिसमें स्कैटर प्लॉट में एक क्लाउड बना हुआ हो.
ना पॉजिटिव रिलेशनशिप का पता चल रहा है ना नेगेटिव रिलेशनशिप का, तो हम कहते हैं कि कोरिलेशन क्या है, इसमें जीरो है। तो कोरिलेशन आपकी जो है वो तीन तरह से एग्जिस्ट कर सकती है। अगर आपके सारे पॉइंट्स, स्कैटर प्लॉट के सारे पॉइंट्स एक लाइन के बिल्कुल क्लोज हैं, यानी कि सारे पॉइंट्स आपके इस तरह से हैं जैसे मैं बना रही हूँ। अब अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इसको कहेंगे दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर आपके सारे पॉइंट्स इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं स्कैटर प्लॉट में कि अगर हम उनको ज्वाइन करें तो एक डाउनवर्ड्स लाइन बन जाए, तो इसे कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। और अगर आपके पास कोई क्लाउड बना हुआ है इस तरह से कि कोई शेप नहीं बन रही, कोई पॉइंट किसी तरफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अब हम कहेंगे ये जीरो कोरिलेशन। दिस इज कॉल्ड जीरो कोरिलेशन। ठीक है, जीरो कोरिलेशन। अब कोरिलेशन एग्जिस्ट कैसे करती है? कोरिलेशन के रिजल्ट्स जो है वो -1 मिनिमम होता है और मैक्सिमम +1, यानी रेंज ऑफ द कोरिलेशन इज -1 to +1। इस केस में जो परफेक्ट है इसमें कोरिलेशन का आंसर आएगा +1। इस केस में परफेक्ट नेगेटिव में आर का आंसर आएगा -1, जबकि इस क्वेश्चन में आर का आंसर आएगा 0। अब इसके बिटवीन कहीं भी कोरिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, -1 से +1 के दरमियान। तो हमने कोरिलेशन फाइंड करनी है और फिर उसके बेस पे हम कहेंगे कि इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप है एक्स और वाई में, परफेक्ट है, नॉमिनल सा है, बहुत स्ट्रांग है, स्लाइटली है, कि नो है, नो कोरिलेशन। तो हम यूँ करते हैं कि डेटा कंसिडर करते हैं और फिर हम उस कोरिलेशन को स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, एक और भी है कि अगर हमारा कोरिलेशन का आंसर फॉर एग्जांपल आ गया 0.76, तो हम कहेंगे मॉडरेटली कोरिलेटेड, मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेटेड। अगर इसका आंसर 0.5 से कम आया तो हम कहेंगे स्लाइटली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, यानी हमने रेंज कर ली कि ये 0 है, ये 0.5 है और ये 1 है। इसी तरह से इस तरफ -0.5 है और इस तरफ ये 1 है और ये कोरिलेशन का स्केल है। यहाँ पर हम कहेंगे नल कोरिलेशन, नल भी कह सकते हैं और हम जीरो भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है जहां परफेक्ट आ रही है आपकी, क्या आ रही है? परफेक्ट, परफेक्ट पॉजिटिव। और ये वो पॉइंट है जहां पर हम कहेंगे परफेक्टली नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव। यहाँ पर क्या आएगी, इससे 0.5 से 1 की तरफ आएगा तो हम इसे स्ट्रांगली कहेंगे, और इस तरफ जाएगा तो हम इसे मॉडरेटली कहेंगे, और बिल्कुल जीरो के क्लोज होगा तो स्लाइटली। ठीक है, स्लाइटली कोरिलेटेड, मॉडरेटली कोरिलेटेड, स्ट्रांगली कोरिलेटेड एंड देन परफेक्टली कोरिलेटेड, क्योंकि हमें इसे इंटरप्रेट भी करना होता है। चलिए जी, हम जो करते हैं कि एक डेटा शेयर करते हैं, एक्सरसाइज में से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए आपका ये रिलेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारे पास डिफरेंट वर्जन है। जिस तरह से रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी के लिए हमारे पास बहुत से फॉर्मूलाज थे, डिफरेंट उसके एक्सप्रेशंस थे, बिल्कुल उस तरह से यहाँ पर भी डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। डिफरेंट एक्सप्रेशंस इसलिए दी जाती हैं कि बाज़ औक़ात आपको समेशंस की फॉर्म में रिजल्ट दिया जाएगा, या यहाँ पे देखें आपके पास कोवेरियंस न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में सारे स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, तो हमें फिर यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस की फॉर्म में दिया हुआ है और तो फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको मीन्स की फॉर्म में दिया हुआ है रिजल्ट और एक्स वाई का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो फिर हमें ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है। अच्छा, और अगर आपको सारे समीशंस ही दिए हुए हैं तो फिर ये इस तरह से भी लगा सकते हैं और इस तरह से। इन दोनों के दरमियान हमारा और है कि हम इन दोनों में से कोई एक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जब आपके पास समीशंस दिए होंगे इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी। प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं हम? कोरिलेशन की, आर की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट आर बाई एक्स
हमने देखा कि y x पे डिपेंड करता है और x y पे डिपेंड करता है। इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x और y दोनों एक दूसरे को पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इंटरडिपेंडेंस है। जब इंटरडिपेंडेंस है तो फिर आर वाई एक्स हो या आर एक्स वाई हो, दोनों के रिजल्ट्स सेम आएंगे, दोनों आंसर्स एक आएंगे। इसकी रीजन ये है कि y ऑन x है और ये x ऑन y है। जब दोनों ही वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो इनके आंसर्स भी सेम आएंगे। अच्छा, सेकंड फॉर्मूला है आपका, सेकंड प्रॉपर्टी है कि रिग्रेशन की रेंज क्या है, ये भी हमने देख ली। r लाइज बिटवीन -1 to +1। ये इक्वल भी हो सकती है, जब इक्वल होगी तो परफेक्ट कोरिलेशन होगी, और अगर इक्वल से कम होगी यानी इक्वल 1 को अप्रोच कर रही होगी तो फिर ये स्ट्रांगली होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोरिलेशन जो है उसकी रेंज बस इसके दरमियान है। इसका आंसर हमेशा पॉइंट्स में आएगा, 0.9999 इस तरह से आएगा। इसके 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख सकते हैं, यानी 0 पॉइंट समथिंग आना है। इसका कभी इंटीजर में आंसर नहीं आएगा। इस तरफ से हम प्लस में कहेंगे और इस तरफ से -0.9999, यहाँ तक इसका रिजल्ट जा सकता है। तो इसकी रेंज एक्चुअली इस तरह से एग्जिस्ट करती है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि आपने चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल के लिए यूज किया होता है फॉर्मूला u इज इक्वल टू x माइनस a ओवर h। कोई मुझे बता सकता है कि v किसके इक्वल होता है? कोई अपना माइक ओपन करके मुझे बताए v किसके इक्वल होगा? ओवर एच। जी बेटा, y मैं y माइनस ए ओवर एच। नॉट a, y माइनस b ओवर k। ठीक है, यानी हमने कोई और उसकी सेंट्रल वैल्यू ली और उसका कॉमन डिफरेंस लिया। इसमें हमने x के अंदर सेंट्रल वैल्यू ली है और उसका कॉमन डिफरेंस लिया है, और v के अंदर y की सेंट्रल वैल्यू b ली है और उसका k लिया। जब हम u और v कर लें तो अब हमारा कोरिलेशन जो है वो r uv की फॉर्म में आएगा। अब इसका जो आंसर आएगा वो आर एक्स वाई के इक्वल होगा, यानी हम चेंज ऑफ ओरिजिन करें या चेंज ऑफ ओरिजिन ना करें, दोनों केसेस में हमारा आंसर जो है कोरिलेशन का सेम ही आना है। जबकि हमने देखा था कि रिग्रेशन में चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं तो रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं और हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है दोबारा से, जबकि कोरिलेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यू वी यूज करें या एक्स वाई यूज करें, रिजल्ट्स सेम होंगे। ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज है। एक फोर्थ प्रॉपर्टी और है, वो हम देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, अच्छा, रिग्रेशन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें क्या है, ये है रिग्रेशन एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन y ऑन x। दूसरी कौन सी होती है, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, जी कौन सी होगी दूसरी, x ऑन y। ठीक है, x ऑन y। अगर x y पे डिपेंड कर रही होगी तो हम x लिखेंगे इस तरफ, c प्लस d और यहाँ लिखेंगे y। ठीक है, और d की जगह पर हम इसको b से भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे भला, हम यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल क्या लिख लें, b ही लिख लें। इसके साथ b का सब्सक्रिप्ट आएगा y ऑन x, इसके साथ आएगा x ऑन y। दोनों सब्सक्रिप्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट। ठीक है, इसलिए डिफरेंट होंगे क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, जबकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y। दोनों के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, तो इनके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी डिफरेंट होंगे। ये दोनों आपस में डिफरेंट होंगे, a b से डिफरेंट, b से डिफरेंट होगा, a c से डिफरेंट होगा। इसमें रिजल्ट्स डिफरेंट आने हैं, जबकि आपका जो कोरिलेशन है उसमें आर एक्स वाई, आर वाई एक्स
और इवन के आर यूवी सब एक आते हैं। तो हम रिग्रेशन की हेल्प से कोरिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। उसके लिए फोर्थ प्रॉपर्टी है, मैं ये तो वैसे आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि रिग्रेशन दोनों कौन से होते हैं, वाई ऑन एक्स किस तरह से आता है और एक्स ऑन वाई किस तरह से आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी स्टिल अभी हम पढ़ रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि कोरिलेशन इज बेसिकली ऑब्टेन बाय स्क्वायर रूट ऑफ regression coefficient b x on y on x into b, this is multiply b x on y, यानी दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लें, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव है तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर पॉजिटिव लिख देना है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर हमने नेगेटिव में लिख देना है। अंदर नेगेटिव नहीं लिखना, अंदर हमेशा हमने उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है इन दोनों की, ठीक है। अदरवाइज तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये कोरिलेशन हमेशा पॉजिटिव ही शो करेगा। हमने क्या करना है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को साइन के बगैर हमने अंदर लिखा, मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट ले लिया, और इनके साइंस ये याद रखिएगा दोनों के साइंस हमेशा सेम होंगे, ठीक है। साइंस जो है वो सेम होंगे। अगर ये साइंस सेम है, अगर पॉजिटिव है दोनों बी एक्स वाई, तो कोरिलेशन भी पॉजिटिव होगा। ये कोरिलेशन है और ये बी वाई ऑन एक्स है और ये बी एक्स ऑन वाई है। अगर आपके ये दोनों पॉजिटिव हैं तो कोरिलेशन भी पॉजिटिव आएगी। अगर बी वाई एक्स वाई ऑन एक्स नेगेटिव है तो बी एक्स ऑन वाई भी नेगेटिव होगा, तो कोरिलेशन भी नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि बेसिकली कोरिलेशन इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। आपने देखा कि ज्योमेट्रिक मीन किस तरह फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको कुछ याद हो, ज्योमेट्रिक मीन इज बेसिकली n x1 into x2 into xn, यानी जितनी वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करें उतना ही nth रूट ले लेते हैं, ठीक है ना। कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 मल्टीप्लाई बाय xn, तो फिर इसकी पावर क्या आएगी 1/n। अगर हम इस तरह लिख सकते थे तो कोरिलेशन कैसे आएगा, b y on x इंटू b x on y, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/2 ले लें, या हम इसको इस फॉर्म में लिख लें b y on x इंटू b x on y। तो एक्चुअली कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, दीज आर द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है। ठीक, ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज थी आपके पास। हम जरा दोबारा से बुक में देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज के अलावा हम इसमें क्या देखें। और ये देखिए चेंज ऑफ स्केल की प्रॉपर्टी हमने देख ली, कोरिलेशन की ये 5th प्रॉपर्टी कौन सी है, एक प्रॉपर्टी कोई मिस होगी, ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी हमने मिस कर दी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली दिस वन, correlation R is the covariance of the two variables x and y measured in standard units, ठीक है। अगर आप कोरिलेशन का फॉर्मूला ये देखें जो हमने अभी पहले देखा था, पीछे देख लेते हैं इसमें। ये पहला फॉर्मूला कोरिलेशन का हमने क्या देखा, ये जो इसका न्यूमरेटर है वो एक्चुअली क्या है, न्यूमरेटर इज कोवेरियंस, डिनोमिनेटर इज द स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है। x की भी है और स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी, y की भी है, दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशंस डिनोमिनेटर में है और कोवेरियंस ऊपर है। अगर हम इसको x और y की जगह स्टैंडर्डाइज z में कन्वर्ट कर दें तो फिर डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं रहेगी, फिर न्यूमरेटर ही इसका कोरिलेशन हो जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है इसमें, ये देखिए, ये देखिए जहां पर इन्होंने स्टैंडर्डाइज z में और y को भी स्टैंडर्डाइज कर दिया और x को भी, दोनों को स्टैंडर्डाइज कर दिया, ठीक है। स्टैंडर्डाइज का फॉर्मूला आपको पता है ना, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर s,
सिग्मा। ठीक है, और इसी तरह से आपका इसका भी y का भी आ जाएगा y माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये म्यू y हो जाएगा और सिग्मा y हो जाएगा, इसमें म्यू x हो जाएगा और सिग्मा x हो जाएगा। तो इन दोनों स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स को अगर हम यूज करें और कोवेरियंस फाइंड करें तो फिर डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं रहेगी। कोरिलेशन जो है एक्चुअली कोवेरियंस के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी बहरहाल इतनी यूज नहीं होती, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोवेरियंस के ही इक्वल होता है। स्टैंडर्डाइज का कोवेरियंस हो तो कोरिलेशन उसी के ही इक्वल होगा। ये इसकी 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अच्छा, उसके बाद है थ्योरम हम बाद में देखते हैं। ये एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में आप देखिए कि आपको जो x और y के दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं वो बिल्कुल उस तरह से दिए हुए हैं जैसे रिग्रेशन में होते हैं। बस रिग्रेशन में होता है कि दोनों वेरिएबल्स जो है उनमें से एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा होता है, इसमें दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अब आप देखें, जिन स्टूडेंट्स की हाइट ज़्यादा होती है उसका वेट भी ज़्यादा होता है, अगरचे वो बहुत पतले हों। लेकिन जो लोग जिनका वेट ज़्यादा होता है तो उसकी हाइट भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, 100% नहीं है लेकिन हो सकती है। इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स x y पे और y x पे डिपेंड कर रहे हैं। जब भी ऐसा रिलेशनशिप होगा तो ये क्वेश्चन जो है वो किसका हो जाएगा? ये कोरिलेशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट देखिए, कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड वेट। आपने x और y के दरमियान कोरिलेशन फाइंड करनी है। इन्होंने ये वाला फॉर्मूला लिया जो डेविएशन फॉर्म में था। आपने अगर ये नहीं लेना तो आप एक कॉलम बनाए x स्क्वायर का, एक कॉलम बनाए y स्क्वायर का, एक कॉलम बनाए xy का, और बस ये 3 कॉलम्स बनाएंगे तो आपका कैलकुलेशन सारी हो जाएगी। अब ये देखें कैसे करेंगे हम, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला देखिए जो हम यूज़ करेंगे, ये लास्ट वन जो है, लास्ट फॉर्मूला देखिए क्या है, ये वाला। एक्स वाई तो गिवन है हमें, आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, एक्स का स्क्वायर फाइंड करना है और वाई स्क्वायर का। बस ये 3 कॉलम्स आपने बनाने हैं। तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, दोनों में से कोई एक जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इजीएस्ट काम किया करें। नॉर्मली आप यही 2 कॉलम्स दो फॉर्मूलाज यूज़ किया करें। अनलेस कि आपको डेविएशन फॉर्म में या मीन्स की फॉर्म में कोई रिजल्ट दिया होगा तो फिर मीन्स दिया होंगे तो हमें यही यूज़ करना पड़ेगा। डेविएशन की फॉर्म में दिया होगा तो फिर यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, या स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा तो ये फिर फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन प्रेफरेबली लास्ट 2 फॉर्मूलाज आर ईजियर देन द प्रीवियस वन। अच्छा गर्ल्स, अब हम देखते हैं इस एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये आपने खुद से रिपीट कर लेनी है दूसरे फॉर्मूला से। ठीक है, अच्छा अब आपका सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन में क्या है, इसी की स्टेटमेंट देखिए। अगेन कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय टेकिंग द डेविएशन ऑफ द x फ्रॉम 70, ये आपका a लिया हुआ है, एंड वेरिएबल y फ्रॉम 120, ये आपका b लिया हुआ है। यानी आपने u कैसे कैलकुलेट करना है, x माइनस u इज इक्वल टू x माइनस 70। डिवाइड किसी से नहीं किया इसलिए डिवाइड की जरूरत नहीं है। और v किसके इक्वल है, y माइनस 120, ये आपका b है। तो आपने ये 2 कॉलम्स बना लेने हैं। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो कॉलम फर्दर बनेंगे u v बन गए, फिर आपने u v का प्रोडक्ट कर लिया, u स्क्वायर कर लिया और v स्क्वायर कर लिया। ठीक है, ओहो, u स्क्वायर एंड v स्क्वायर, ये 2 कॉलम्स आपको भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपने ये 3 कॉलम्स बनाने हैं, u स्क्वायर, v स्क्वायर एंड u v। इस तरह से आपको फॉर्मूला फिर आपने कोरिलेशन का और u v का लगा के कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, ये एग्जांपल आपका होमवर्क है। और ये एक 14.6 ये एग्जांपल भी आपको सबमिशंस के फॉर्म में सारे रिजल्ट्स दिए हुए हैं, आपने इनमें सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर लेना है। ठीक है, बस अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।